डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले इस मुद्दे पे बात करेंगे कि आलमी मंडी में जब पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं तो हुकूमत वो सारे का सारा रिलीफ पाकिस्तान में आवाम को प्रोवाइड क्यों नहीं कर रही। पाकिस्तान में हुकूमत आवाम के लिए बहाने प्रोवाइड क्यों कर रही है, मुख्तलिफ इस्तिलाहात प्रोवाइड क्यों कर रही है कि फ़लाँ चीज़ कम होगी तो रिलीफ दिया जाएगा, फ़लाँ इंटरनेशनल मार्केट में प्लैट्स इंडेक्स कम होगा, फ़लाँ चीज़ कम होगी। आखिर ये सब कुछ ऐसा क्यों है? डायरेक्ट रिलीफ आवाम तक पेट्रोल की कीमतों में कमी का पहुंचाया क्यों नहीं जा रहा, सिर्फ बहानों से काम क्यों लिया जा रहा है? इसी के लिए बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम जनाब अली परवेज़ मलिक साहिब। अस्सलाम वालेकुम अली परवेज़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। अपने इंतहा के मसरूफियात में से सबसे पहला और बुनियादी और सादा सवाल, आलमी मंडी में जिस रेशियो से पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम की कीमतें कम हो रही हैं, वो एग्जैक्ट रेशियो आप ट्रांसलेट क्यों नहीं कर रहे, प्रोवाइड क्यों नहीं कर रही हुकूमत आवाम को? वरीदा, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। और दूसरी बात ये कि हुकूमत का कीमतों के रद्दोबदल के अंदर मेरे ख़्याल से एक बहुत ही महदूद उसका रोल है, क्योंकि एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शफाफ एक फार्मूला मौजूद है जिसके मुताबिक जब कीमतें बढ़ रही थीं पेट्रोल और डीज़ल की, उनको बढ़ाया गया। उसी फार्मूले को जो 6 तारीख को 6 मार्च को अप्रूव हुआ था, उसी के ज़रिए गिरावट जो आती थी वो सारी की सारी आवाम को मुंतकिल कर दी गई। अब जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस के अंदर जो गैप आ रहा है ना, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लोग शायद ये समझते हैं कि अगर ख़ाम तेल की कीमत जो जंग से पहले थी, अगर वो उसी सतह के ऊपर अब आ चुकी है तो पंप के ऊपर भी कीमत वही होनी चाहिए जी, तो वो अपनी जगह उनकी जो एक्सपेक्टेशन जायज़ है। पर मैं क्या वजह है कि हुकूमत ने अगर उस वक़्त जंग से पहले 84 रुपीज़ लेवी पेट्रोल के ऊपर ले रही थी और आज 66 रुपीज़ लेवी उसने कर दी है, उसके बावजूद भी कीमतें ज़्यादा हैं। और दिस इज़ बिसाइड्स द पॉइंट कि तकरीबन 200 रुपये डीज़ल के अंदर गिरावट और 160 रुपये के अंदर पेट्रोल की गिरावट आप अप्रैल से आज तक दे चुके हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह दो है गरीदा, कि पिछले हफ्ते जब कीमतों को गिराया गया था, जब 74 रुपीज़ की रिडक्शन आई थी, उस वक्त हुकूमत ने जो डिस्ट्रेस्ड कार्गो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से सस्ते ख़रीदे थे और अपनी रिफाइनरियों को मुहैया किए थे, उसके ऊपर जो मुनाफा कमाया था आवाम के फ़ायदे के लिए शहबाज शरीफ साहब ने 4 अरब रुपए तकरीबन वो भी प्राइस रिडक्शन के अंदर पहले ही कम्युनिकेट कर दिए थे कि एक हफ्ते के बाद जो रिडक्शन आनी है वो उनको पहले मिल जाए। और दूसरी बात ये कि जो फ़र्क आ रहा है वो ये है कि जो क्रैक मार्जिन जिसको आप कहते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर, और आप उसके लिए किसी भी माहिर से बात कर सकती हैं, इज़ द मार्जिन ओवर क्रूड प्राइसेस जो किसी भी रिफाइंड प्रोडक्ट का होता है। तो मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ। पेट्रोल की आप बात कर रही हैं, खाम तेल 27 फरवरी को $71 पे था, पेट्रोल का प्लैट्स $76 पे था और क्रैक मार्जिन $5 के ऊपर मौजूद था। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जो क्रूड है वो $66-67 के ऊपर आ गया हुआ है, दुबई से कम की सतह के ऊपर है, जंग से पहले की सतह से कम के ऊपर है। बट जो रिफाइंड प्रोडक्ट है वो $92 की है, कहाँ 76 कहाँ 92, जिसका मतलब ये कि क्रैक मार्जिन पेट्रोल का $27 ज़्यादा है, जिसका मतलब ये कि खाम तेल तो शायद वाफिर मार्केट में अवेलेबल है, पर क्योंकि हम अपनी गाड़ियों में खाम तेल नहीं डालते, हम रिफाइंड प्रोडक्ट डालते हैं, उसकी थोड़ी बहुत किल्लत है। और जिस तरह से ये क्रैक मार्जिन क्रूड को फॉलो करते हुए जंग से पहले की सतह के ऊपर आएगा, तो मुझे बताएं गरीदा, अगर मैं टैक्स के अंदर वहीं पर बरकरार रख रहा हूं या कम रख रहा हूं, तो मैं किस तरह से अवाम को ये जो सारे का सारा जो फायदा है वो मुंतकिल होने से रोक सकता हूं? इट इज मैथमेटिकली नॉट पॉसिबल। तो जो हमारे नाकदीन है, खास तौर पर वो जो ये सारी इंडस्ट्री को जानते हैं, जब वो भी इस किस्म की आके गुफ्तगू करते हैं, तो मैं अफसोस ही कर सकता हूं ना कि आप लोगों की तकलीफ से, जिसके आगे बंद बांधने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने
کتنے 100 ارب صوبوں کی مدد کے ساتھ وفاقی حکومت کے وسائل کے ذریعے استعمال کی، اس کے باوجود بھی یہ عوام کی تکلیف کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے، جس طرح سے کریک مارجن کروڈ کو فالو کرتا ہے، جس طرح سے ہمیشہ ہوتا ہے، تو سارے کا سارا جو بینیفٹ ہے منو من عوام کو منتقل کر دیا جائے گا۔ دس از اے ڈیسیژن بائی دا کیبنٹ بائی دی آنریبل پرائم منسٹر اینڈ اٹ ول بی امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ تھینک یو منسٹر صاحب کہ آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ بریف کیا، لیکن دس از ویری ننگ کہ ہر دفعہ کچھ نئی اصطلاحات، کچھ نئی ٹرمینالوجیز وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یا یہ کہا جائے کہ جی ہمیشہ سے عوام یہ سمجھتے تھے کہ عالمی منڈی میں قیمت کم ہوتی ہے تو فوراً امیڈیٹلی پاکستان میں کم ہو جاتی ہے، یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی ہے تو پھر پاکستان میں بھی بڑھ جاتی ہے۔ لوگ یہ سمپل فارمولا فالو کر رہے تھے، لیکن جب جنگ سٹارٹ ہوئی پتہ چلا کہ نہیں جی درمیان میں کوئی پلیٹس انڈیکس بھی آ گیا ہے، وہ پلیٹ انڈیکس اس کے حوالے سے اب قیمتیں جو ہے وہ طے ہوں گی۔ اب جنگ ختم ہو گئی ہے تو وہی سمپل فارمولا اڈاپٹ کرنے کے بجائے اب ایک کریک مارجن، کوئی کریک پروفٹ وہ سامنے آ گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پلیٹس انڈیکس میں لیگ آتا ہے کوئی ہفتے کا، 1.5 ہفتے کا، 2 ہفتے کا، 2.5 ہفتے کا، لیکن جب بڑھتی تھیں تب تو یہ پلیٹس انڈیکس میں لیگ نہیں آتا تھا، تب تو وہاں بڑھتی تھیں اور امیڈیٹلی 3، 4، 5 دن کے بعد فرائیڈے کو ریویو ہو کے بڑھ جاتی تھیں، لیکن اب کم ہونا ہے تو ہفتے، 1.5 ہفتے کا، 2 ہفتے کا پلیٹس میں لیگ آ گیا۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اچھا غریدہ، میں ایک تو میرے خیال سے شاید میرے سمجھانے کے اندر کوئی گیپ رہ گیا ہوگا۔ جو آج بھی جو قیمت کا تعین کیا جا رہا ہے وہ بالکل اسی طرح کیا جا رہا ہے جو پچھلی 1 دہائی سے ہوتا آ رہا ہے، اور پہلے بھی پلیٹس کا ہی ریٹ جو پٹرول کا اور ڈیزل کا ہوتا ہے وہی استعمال ہوتا ہے، اور آج بھی وہی پلیٹس کا ریٹ جو 1 دہائی سے استعمال ہوتا آ رہا ہے اسی کی بنا کے اوپر پرائسز کیلکولیٹ ہو رہی ہیں۔ تو دیر از نو نیو ٹرمینالوجی دیٹ ہیز بین براٹ ان۔ تو میں نے آپ کو وہ پلیٹس کے ریٹ میں گراوٹ کیوں نہیں آئی تھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کریکس مارجن کے ذریعے۔ ادروائز پلیٹس از اے انڈیکس جو S&P کمپنی سنگاپور میں بیٹھ کے ریلیز کرتی ہے، اور 10 سال سے زیادہ پاکستان کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت اسی کے اوپر تعین ہوتی ہے۔ اور میں نے جمعے کے دن جب ہمارے ناقدین نے کچھ لوگوں کو اسی طرح سے کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کی، میں نے وہ سارے کا سارا پلیٹس کا ڈیٹا کہ کتنے ڈالر پر بیرل کے اوپر پیٹرول بین الاقوامی منڈی میں بکتا ہے، کتنے ڈالر پر بیرل کے اوپر ڈیزل بین الاقوامی منڈی میں ملتا ہے، پلیٹس از جسٹ اے میجر آف دیٹ، وہ میں نے ریلیز کر دی، اور ساری کیلکولیشنیں شیٹیں اوگرا کو کہیں کہ مارکیٹ میں ریلیز کر دو تاکہ خود دیکھ لیں کہ حکومت تو اپنا ٹیکسیشن کم کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی اگر پرائس زیادہ ہے تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ پلیٹس یا بین الاقوامی منڈی کا ریٹ زیادہ ہے۔ تو دیر از نو ڈفرنس اور نو ڈپارچر۔ آج بھی ہفتے کا پورا جو ریٹ کی سیٹنگ آتی ہے اس کو نکال کے آپ ایوریج کرتے ہیں، ریٹ نکال کے کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں، تو دیر از نو چینج۔ آپ پلیز بی اویئر آف دس فیکٹ کہ یہ ایسی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، یہ سیم وہی ٹرمینالوجیز ہیں جو سالہ سال سے استعمال ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ درمیان میں آئل مارکیٹنگ کمپنی مل کرنے کے لیے آ گئیں، میں تو یہ لفظ استعمال کروں گی، آپ اس کا جو بھی مناسب لفظ استعمال کرنا چاہیں کہ جی قیمتیں کم کی جا رہی ہیں تو حکومت ہم سے کنسلٹ کرے، جب بڑھائی جا رہی تھیں تو کیا تب کنسلٹ کرنی تھی؟ اربوں روپے کا، کروڑوں اربوں روپے کا منافع ان OMCs نے کما لیا، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جی قیمت کم ہو رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، پھر وہ ریفلیکٹ کرے گی پلیٹس انڈیکس پہ، لیکن عوام کو ٹرانسلیٹ نہ کرے جب تک آپ ہم سے پوچھ نہ لیں، جب تک کہ ہماری جیبیں نہ بھر جائیں۔ یہ کب سے سٹیک ہولڈر بن گئے حکومت کی فیصلہ سازی میں؟ کیا یہ حکومت کا حصہ ہیں کہ آپ کی منسٹری کا حصہ ہیں یہ OMCs؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اب اس فرائیڈے کو کیونکہ ہم ایک ٹریجیکٹری دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو آئل پرائسز ہے وہ کانسٹنٹلی ڈاؤن سائڈ کی طرف جا رہی ہیں، تو اس فرائیڈے کو آپ ریڈیوس کرنے جا رہے ہیں مزید پیٹرولیم قیمتیں؟ اچھا غریدہ دیکھیں، سٹیک ہولڈر تو OMCs بالکل ہیں بیکاز وہ تیل لے کے آتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کنزیومر سٹیک ہولڈرز ہیں جو تیل استعمال کرتے ہیں، پر اس ساری ریلیشن شپ کو ایک جائز اور ایک فیئر انداز میں آگے کس طرح چلانا ہے اس کے لیے ایک ریگولیٹر اوگرا اور وفاقی حکومت موجود ہے کہ وہ بیلنس برقرار رکھے اور کسی کے اوپر ناجائز بوجھ نہ آنے دے۔ تو اس لیے جس نے میرے سے کنسلٹ کرنا ہے دے آر مور دین ویلکم ٹو کم ان، چاہے وہ کنزیومر کی آپ کے ایسوسیشنز ہوں، چاہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی ایسوسیشنز ہوں، جہاں تک یہ کہ ان کے بوجھ کے اندر یا ان کے پریشر میں آ کے ہم نے کچھ کیا، تو میرے خیال سے the fact that I simply released the weekly Platts data
should be enough reason to explain to anyone کہ بھائی اس کے اندر کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے, جو مارکیٹ کے اندر رد و بدل ہے اس کے مطابق ہی قیمتوں کو طے کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے اوپر جو زیادہ چیز مقدم ہے وہ یہ ہے کہ کنزیومر کا مفاد اور اس کا جو بوجھ ہے وہ کس طرح سے ہلکا کرنا ہے. ہمارے لیے یہ کہ جی کیا ان کو نقصان ہو رہا ہے یا او ایم سیز کو منافع ہو رہا ہے, دیٹ از آف ثانوی حیثیت. تو اگر ڈیٹا ریلیز کر دیا ہے, ڈیٹا کی بنا کے اوپر ایک میتھمیٹیکل فارمولا کے ذریعے نکل رہا ہے, تو کس طرح سے کسی کے پریشر میں کر دیا یا کسی کے کہنے پہ کر دیا, اٹ از جسٹ ناٹ پاسبل. واٹ ایور از دا ٹرمینالوجی, واٹ ایور از دا میتھڈالوجی, واٹ ایور از دا فارمولا, منو من اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے فار دا بینیفٹ آف دا کنزیومر. جو پرائس آتی ہے وہ شہباز شریف صاحب سے اس کا بھی بوجھ ہلکا کروا کے ٹیکسیشن کو کم کر کے, میں آپ سے بتا رہا ہوں 84 روپیز پر لیٹر پی ایل تھا جو آج 66 روپیز پر لیٹر پہ اس لیے کیا گیا کہ یہاں پہ قیمتوں کو برقرار کیا رکھا جائے, اور وہ منو من ٹرانسفر کر دیں. اب آگے قیمتیں اور زیادہ گرتی ہیں یا بڑھتی ہیں اس کے اوپر میرا تو کوئی کنٹرول نہیں ہے. جو ہوں گی ایمانداری کے ساتھ عوام کو منتقل کر دی جائے گی, اور ایک سیاسی حکومت کے طور پہ, ایک عوام کا نمائندہ ہونے کے طور پہ مجھے احساس ہے کہ عوام نے پچھلے 2-3 مہینے میں بہت سی تکلیف کاٹی ہے. مہنگائی کا ایک سونامی تھا جو ہم سب کے گھروں کے اندر پیٹرول اور ایندھن کی قیمت کی شکل کے اندر آیا ہے, اس کو مدھم کرنے کے لیے ہم نے بہت سے اقدامات لیے. تو اس لیے جو کچھ ہو سکا ہم ان کے تحفظ کے لیے کریں گے, بٹ اٹ ہیز ٹو بی فیئر اینڈ جوڈیشس, تاکہ ہماری سپلائی لائن جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر بھی رپچر نہ کرے اور یہ سسٹم ایک بیلنسڈ انداز کے اندر آگے چلتا رہے. تھینک یو ویری مچ منسٹر پیٹرولیم علی ملک صاحب آج پروگرام میں سوالات کے جواب دینے کے لیے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے جی, لیٹس ٹیک اے شارٹ اینڈ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کچھ مزید اہم معاملات کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف سے اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ میں پارلیمنٹری لیڈر ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بڑے اہم سوالات ہیں, لیکن سب سے پہلے جو کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹر کے باہر حملہ کیا گیا اس کے بارے میں اب وہ تمام ڈیٹیل سامنے آ چکی ہیں کہ افغانستان سے ٹریول کیا, افغانستان سے تمام سپورٹ حاصل رہی, تمام تربیت وہاں سے حاصل رہی, باجوڑ میں اسٹے کیا جو کہ خیبر پختونخوا جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف حکمران ہے. اسٹیٹ کا ہمیشہ سے یہ ایک نیریٹو بھی رہا ہے, اسٹیٹ کی شکایت بھی رہی ہے کہ خیبر پختونخوا اس طرح سے یا وہاں کی حکومت اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کر رہی وار اگینسٹ ٹیررزم میں جس طرح کی ضرورت ہے. آپریشن ملٹری آپریشن کی مخالفت کی جاتی رہی. سو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اب کہیں نہ کہیں تو سارٹ آؤٹ کرنی ہیں چیزیں. واٹس یور ٹیک آن دس سر؟ دیکھیں, میرا تو اس پہ موقف بڑا واضح ہے, اور پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے کہ دہشت گردی جو ہے یہ کینسر ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور بڑے عرصے سے ہم نے کافی قابو پایا, لیکن بڑے عرصے سے یہ دوبارہ اس نے اپنی اگلی ہیڈ جو ہے اپنا دوبارہ سے ظاہر کیا ہے. تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ اس کو ختم کریں, اور اس کے لیے محل سیاست نہیں کھیلنی چاہیے اس کے اوپر. ہمیں ہر ایک کو, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے تو اس پہ ہم نے ایک ساتھ ایک جگہ کھڑا ہونا ہے, اور ہمیشہ پی ٹی آئی کا یہی موقف رہا ہے کہ جہاں ٹیررزم کو ختم کرنے کی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوں, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر پاکستانی اسی پلیٹ فارم پہ ہے. یہ کے پی حکومت کے خلاف کوئی بات کرنا یا فیڈرل حکومت کے یا کسی اور آپریشن کے خلاف بات کرنا درست نہیں. یہ معاملہ سب کا ہے اور ہم نے ختم کرنا ہے. ہمارے جوان ہیں, رینجرز ہیں, ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ ہیں, ملٹری کے لوگ ہیں, وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں, اور ہم نے اس پہ ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو اس کا ختم کریں. ابھی اگر افغانستان اس میں ملوث ہے تو بھرپور جو ہمارا سفارتی لیول پہ بھی ہے, اور اگر ہمیں جا کے ان کے جگہوں کو وہاں افغانستان کی سوئل پہ جا کے ختم کرنا ہے تو وہ بھی ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنی جگہ ملٹری جو فورس کی ایک طرح سے استعمال ہے وہ آپ کو کرنا ضروری ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لانگ ٹرم ایفیکٹس بھی دیکھنے کہ اس کو ہم نے فائنلی کس طرح ختم کرنا ہے. کیونکہ آپ جہاں جہاں دیکھیں, چاہے وہ چین میں دہشت گردی ہوئی تھی ان کے ناردرن ایریاز میں, چاہے وہ برطانیہ میں ہوا, چاہے وہ یورپ میں ہوا, چاہے ایشیا کے مختلف ممالک میں ہوا, انہوں نے لیٹن امریکہ میں ہوا, انہوں نے ایک پوری ایک
सिस्टमेटिक तरीके से इसको खत्म किया, ना सिर्फ के जंग करके या फोर्स के जरिए। सर एक सप्लीमेंट्री सवाल जिस तरफ आप निशानदही कर रहे हैं, बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है जो मैंने सवाल किया आपने पहले सवाल में, यही तो प्रॉब्लम है कि उस मिलिट्री ऑपरेशन की जो पॉलिटिकल ओनरशिप है वो खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल हुकूमत जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है वो नहीं ले रही, वो तो मुखालिफ है इस मिलिट्री ऑपरेशन की। तो जब आप मिलिट्री ऑपरेशन सक्सेसफुली कर भी ले, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल ओनरशिप ने सपोर्ट देनी होती है, एक पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम ने उसका बैकअप सपोर्ट देना होता है। अब तश्कीलें जो आई अफ़गानिस्तान से, वो बाजोड़ में रहा, वो बाजोड़ में रहीं, फिर वहाँ से ट्रैवल करके वो कराची तक गई, तो ज़ाहिर है इसमें फिर लोकल गवर्नेंस की, इसमें लोकल जो पुलिस सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो सारा इन्वॉल्व हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ का भी तो प्रॉब्लम है केपी हुकूमत की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी वो ज़्यादा एडमेंट, ज़्यादा इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स इमरान खान की रिहाई देन द गवर्नेंस। देखिए, वो दोनों बड़े अहम चीज़ें हैं, बड़े अहम मामलात हैं। जहाँ तक खान साहब की रिहाई है वो इसलिए ज़रूरी है कि एक तो ऑब्वियसली वो पार्टी के लीडर हैं, हमारे सब के लीडर हैं, हमने उनको हर सूरत में इंसाफ उन तक पहुंचाना है और कोशिश करते रहना है, तो वो तो अपनी जगह है। दूसरी एक अहम ज़रूरी इसलिए भी है उनकी रिहाई और उनका वापस मेन स्ट्रीम में आना कि जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा मुल्क में, तो ना आपकी मईशत बेहतर होगी, ना आप टेररिज्म के साथ प्रॉपर तरीके से जीत सकेंगे जंग, जो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है ये जो सियासी इस्तेकाम की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, ये पीटीआई के बगैर नहीं आ सकती और खान साहब के बगैर नहीं आ सकती। तो ये हुकूमत पे भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी आप हमारे ऊपर डाल रही हैं कि वो भी इसको देखे और कोशिश करे, जेन्युइन कोशिश करे। ये नहीं कि सिर्फ बातों में कहे आके बात करें, ये नहीं, अमल के जरिए वो इस पर कोशिश करे कि ये सियासी जो है माहौल बेहतर हो, ताकि हम इसको मिलके टैकल करें सारे। सर ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जी आप जवाब मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं सवाल पुट अप करती हूँ। आपका ये बात दुरुस्त है कि हर पॉलिटिकल एक कंसेंसस होना चाहिए हर मामले पे, और इसमें टेररिज्म के खिलाफ मैं समझता हूँ कि सबसे अहम जो एजेंसी होती है वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, क्योंकि उनके पास जो मामलात हैं और जो मालूमात हैं वो तो हमारे पास नहीं, ना वो हम टैकल कर सकते हैं या समझ सकते हैं जब तक हमें आगाह ना किया जाए। और हमें बदकिस्मती से हुकूमत समझती है कि हम उनके दुश्मन हैं, सियासी मुखालफत तो है लेकिन वो दुश्मन समझते हैं, और हमें कभी ऑन बोर्ड लिया भी नहीं गया। मुझे नहीं याद कि मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूँ सेनेट में, लेकिन मुझे नहीं याद कि मुझे कभी भी किसी ने कहा हो कि जी ये हम आके बैठ के आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं कि क्या मामलात हैं, जो असल मामलात हैं हमारे सामने, क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या हमारे पास सबूत हैं। अखबारों से या टीवी पे सुन के हम भी वही इतना जानते हैं जितना आप जानते हैं, तो हम समझते हैं कि हमें भी इन्वॉल्व करना चाहिए और हमें हमारी जिम्मेदारी भी है, ये भी मैं बिल्कुल इतराफ़ करता हूँ कि जिम्मेदारी भी है एक सियासी जमात होने के कि हम इस चीज़ को पूरी तरह समझें और उस पर एक्शन लें जहाँ जहाँ हमारी कैपेसिटी है। अब जहाँ तक सिक्योरिटी की बात की आपने, तो अगर केपीके में वो कोई दहशतगर्द बैठा था और वहाँ से वो कराची गया, तो ये सिर्फ केपीके का मामला नहीं है, ये पूरी हमारी सिक्योरिटी का एक इशू है। और उसमें मेरा ख्याल है कभी भी केपी हुकूमत ने ये नहीं कहा कि हम सिक्योरिटी के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, सिक्योरिटी एजेंसी के साथ। ये मामला मेरा ख्याल है कि एक शायद डिबेट की तक तो शायद जायज़ है एतराज़ करना, लेकिन असलियत नहीं है। असलियत ये है कि केपीके की पूरी तरह कोऑपरेट कर रही है। सेंटर साहब, इससे पहले जो आप बार बार इस बात पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है वो एंगेज करे, चाहे टेररिज्म का मामला है, चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मामला है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अभी गुज़श्ता बजट सेशन के दौरान ही 3-4 दफ़ा तो ऑफ़र कर चुके हैं कि आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं, आगे बढ़ें। बैरिस्टर गौहर तो इसको एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, फिर वज़ीर आज़म साहब खुद जाके मिलते भी हैं अपोजिशन बेंचेस पे। तो आपके नज़दीक ये बातों के साथ साथ अमली इक़दाम काफ़ी नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक तरफ हुकूमत का ये रवैया है, लेकिन साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं कि एक दफ़ा फिर सुहेल आफरीदी को चेंज करने की खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम शुरू हो गई है।
ग़ालिबन बैरिस्टर सैफ या कोई और एंटिटीज़ उसको स्पेयर हेड करेंगी। तो ये जब दो स्टार्क रियलिटीज़, एक तरफ मुज़ाकरात की दावत, एक तरफ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को चेंज करने की बात, इसको किस तरह एनालाइज करेंगे फिर आप? देखिए, जहाँ तक तो बात करने की, एक गुफ्तगू करने का ऑफर था प्राइम मिनिस्टर साहब का, उन्होंने एक बार नहीं काफ़ी बार कहा और बड़ी अच्छी बात लगती है गुफ्तगू की होता। लेकिन सिर्फ गुफ्तगू से बात नहीं होती, अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे, अगर माहौल नहीं बनाएंगे, जी। तो फिर वो आपको समझ आ जाती है कि सिर्फ ये अल्फाजी नहीं, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इसके पीछे कोई नीयत नहीं है जेन्युइन कि वो आप उसके ऊपर मुज़ाकरात करें या बातचीत करें। तो हमने तो ये देखा है कि एक तरफ आप हमें मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, हमारे लोगों को अरेस्ट करते हैं, केस पे केस लगा देते हैं, हमें कोई किसी का सियासी माहौल नहीं दिया जाता। जीबी का इलेक्शन हो जाए, एजेके का इलेक्शन होने वाला है, वो देख लें, यहाँ जो इलेक्शंस हैं उसमें देख लें, सियासी जमात को कोई किसी किस्म का स्पेस नहीं दिया जाता। जब आप माहौल भी नहीं क्रिएट कर रहे, तशद्दुद भी कर रहे हैं, मारधाड़ भी कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं, मुलाकात भी नहीं करने दे रहे खान साहब से, ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो फिर आपको नजर आता है कि जो ऑफर है ये कोई जेन्युइन ऑफर नहीं, ये सिंसियर ऑफर नहीं, ये इस पे कोई अमल दरामद नहीं करेगी। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया, कहने की हद तक तो अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे चूंकि अमल नहीं है, इसलिए मैं इसको रद्द करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये कोई आगे बात चलाने वाली नहीं। अब दूसरी बात आपने की चीफ मिनिस्टर को तब्दील करने की, मैं ये रूमर्स बार बार आ रहे हैं, और अगर हुकूमत कोई ऐसी कोशिश करेगी तो यकीनी तौर पे वो नाकाम रहेंगे, क्योंकि जितने भी केपीके के हमारे एमपीएस हैं वो सारे के सारे इलेक्ट हुए हैं खान साहब के नाम पे, और ये नहीं हो सकता कि वो उनको किसी तरह बिट्रे करके उनके नामजद शख्स को तब्दील कर दें। हाँ, अगर कोई सियासी अमल के जरिए आइन के तहत रहते हुए, उसकी हदूद में रहते हुए तब्दीली आती है तो वो ठीक है, ट्राई कर लें, वो उनका हक है ट्राई करना, लेकिन ट्राई करने में कामयाबी नहीं होगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। सेंटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब बड़ी अहम बातें कर और अहम बातों में अहम पैगामात भी दे गए। थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करने पे सर। वंस अगेन एक ब्रेक का वक्त हुआ जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद अहम मामलात के हवाले से सवाल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक तो ख़ास तौर पे जो कराची में अटैक किया गया रेंजर्स हेडक्वार्टर के बाहर, जो कि नाकाम हो गया, लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई है बड़ी शिद्दत के साथ, जिसमें ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह किए गए हैं, बल्कि जो अफ़गान नाज़िमुल उमूर हैं पाकिस्तान में, उनको तलब करके भी एहतजाज किया गया है। नॉट द फर्स्ट टाइम कि अफ़गानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के बावजूद कराची में इस किस्म का वाक़या, जो कि अगरचे नाकाम रहा, तो क्या इस ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है या पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी मज़ीद फ़ाइन ट्यून करने की ज़रूरत है? इसके हवाले से ईरान अमेरिका के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल मोहम्मद सईद साहब, जो कि साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं और साबिक कोर कमांडर कराची भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम फॉर द प्रोग्राम सिंस यू हैव सर्व्ड इन कराची एज द कोर कमांडर कराची। सो ये बताइएगा कि ये जो रेंजर्स हेडक्वार्टर के बाहर एक हमला है, जो कि अगरचे नाकाम रहा, बट व्हाट डज दैट से अबाउट द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की साइड से, क्या पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी मज़ीद चेंज, मज़ीद फ़ाइन ट्यून, मज़ीद एग्रेसिव करने की ज़रूरत है? क्या करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात ये, कराची में जो एक इंसिडेंट हुआ उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए रेंजर्स के जवानों को, रेंजर्स के उन लोकल कमांडर्स को जो वहाँ मौके पे मौजूद थे, और ये जिस इरादे से वो जमातुल अहरार की तश्कील आई थी उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। कराची की किसी भी लोकेशन के ऊपर इस तरह क्या कोई कार्रवाई करना, उसके चांसेस हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे जब तक कि या तो अफगानिस्तान और बीएलए की हद तक ईरान
पाकिस्तान के साथ कोई होल हार्टेड कॉपरेशन नहीं करते, और उससे भी अहम चीज कि हमारे मुख्तलिफ अर्बन सेंटर्स में जी और उन अर्बन सेंटर्स तक रसाई के लिए दरमियान में जो रास्ते हैं, जी वहां पे जो हमारी आबादियां हैं, वहां के लोग भी थोड़ा एक पार्टिसिपेशन की तरफ कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करते। ठीक ये एक तश्कील का बॉर्डर क्रॉस करके आ जाना और ट्रेवल करके कराची पहुंचना बहुत सारी चीजों के ऊपर सवाल उठाता है, लेकिन कराची में आके रहना, जो अब तक की इतलात हैं, शायद वो 3 से 5 दिन तक कराची में रहे हैं। बाजौड़ और में वो कोई एरिया एक हफ्ता रहे हैं सर वो, सो दैट आल्सो रेजेस क्वाइट सीरियस क्वेश्चंस। वेरी सीरियस क्वेश्चन। अभी ये तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है कहना कि वो अपना पूरा साजो सामान लेके ही बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। मेरी जजमेंट ये है कि उनमें से ज्यादातर इक्विपमेंट या जो कुछ भी वो कैरी कर रहे थे, वो शायद उनको लोकली प्रोवाइड किया गया हो। ठीक उससे भी अहम सवाल ये है कि जिस किसी जगह पे भी इन्होंने रिफ्यूज लिया, जी वहां पे कोई बयाबान तो नहीं है। जी ये कुछ दिनों में सामने आ जाएगा कि किस कॉलोनी में वो रहे, किस एरिया में वो रहे, किस जी। स्ट्रीट में वो रहे। अगर अभी तक सामने नहीं आया तो वो इन्फॉर्मेशन जरूर रेंजर्स वाले और एजेंसीज वाले प्रोवाइड करेंगे। तो जिस जगह पे भी वो रहे, वहां भी तो हमारे अपने शहरी रहते हैं। तो मैं कल भी एक टीवी चैनल पे ये बात कर रहा था कि इस तरह अचानक अजनबी कोई भी कहीं आए 5 से 8 तक, और वो होलियों से भी पता चल रहा हो कि वो बिल्कुल अनयूजुअल किस्म की उनकी अपीयरेंस है, और वो आम मुकामी लोगों से मिलते जुलते भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमारी अपनी कम्युनिटीज को, हमारे अपने लोगों को भी कोई थोड़ा रोल प्ले करना है कि वो कोई ऐसी, अगर देखें कोई कुछ लोग आ गए हैं किसी Right, गली में, किसी right. मोहल्ले में, जो मुकामी भी नहीं है, उनका हुलिया भी एक खास नजर आ रहा है, तो उनके बारे में फिर किसी को इतला तो करनी चाहिए। तो ये आम तौर पे लोग समझते हैं कि शायद ये कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं होगा कि अगर सोसाइटल इन्वॉल्वमेंट हमारी ऐसे हो जाए। और मैं ये समझता हूँ, और मेरा ये बहुत देर से ये नुक्ता नजर रहा है कि अगर हम ये कॉन्शियसनेस अपने लोगों में पैदा कर पाए, सब मिलके, लीडरशिप भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी, मीडिया भी, तो फिर बहुत फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस तरह की वॉर के अंदर कोई बिल्डिंग, कोई हेडक्वार्टर, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट जिसको आप टर्मिनल डिफेंसेस के थ्रू, यानी वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करके, वहां पे टेक्निकल कैपेबिलिटीज लगा के, वहां कैमरास लगा के, वहां ऑब्स्टिकल्स लगा के, जो मर्जी आप अरेंजमेंट कर लें। बड़े शहरों के अंदर जहां पे मूवमेंट रोड्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, वहां इस तरह के लोग कार्रवाई करने की पोजीशन में रहते हैं, क्योंकि जब वो चलते हैं तो अगर उन्होंने ये बॉर्डर क्रॉस किया केपी की साइड से, जी तो वो सीधा डायरेक्ट कहीं पैराशूट से तो लैंड नहीं कर गए कराची, उस जगह पे जहां पे रह के उन्होंने बाकी तैयारी की। जी वो रास्ते में उन्होंने कई जगह पे पड़ाव डाला होगा, कई जगह पे उनकी फैसिलिटेशन हुई होगी। तो अगर हमारे लोग ऑल अक्रॉस द कंट्री, खासतौर पे फ्रंटियर रीजन में, इस प्रॉब्लम को रियलाइज करते हुए और अपने रोल की अहमियत को समझते हुए, ठीक कुछ थोड़ा सा, मतलब एक सिंपल फार्मूला ये है कि अगर आप पूरी स्ट्रीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, पूरे विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो कम से कम एक घर अपने दाएं जानब और एक घर अपने बाएं जानब, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर शहरी ले सकता है। सर आप कि वहाँ अगर वो कोई- कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट या पब्लिक इन्वॉल्वमेंट की, उसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इसके साथ साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहे हैं, ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ भी चल रहा है, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हमें देखने में आई। तो अगर एक शख्स, जैसा कि ख़ुद आपने कहा, बाजौड़ में रहा वो एक हफ़्ता, फिर वो ज़ाहिर डायरेक्ट तो कराची में लैंड नहीं कर गया, वो दरमियान में कहीं ट्रांसफ़र हुआ, उसको प्रोवाइड की कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर हमारा इंटेलिजेंस का किरदार, हमारे जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं, क्या इन सब चीज़ों के लिए मज़ीद किसी इमदाद की ज़रूरत है, मज़ीद किसी बजट की ज़रूरत है, मज़ीद एनहांसमेंट, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या कोई फ़ाइन ट्यूनिंग या स्ट्रैटेजी तब्दील करने की ज़रूरत है ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के हवाले से? जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कैपेसिटी बिल्डिंग और जहाँ कहीं गैप्स हैं, उसके बारे में तो बजट की स्पीचेस के दरमियान भी बात हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की, जी सिक्योरिटी एजेंसीज भी वो परसू कर रही होंगी जो उनको कैपेबिलिटीज चाहिए। जी लेकिन जितनी भी कैपेबिलिटीज आ जाएं, जब तक एक
काबुल के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती है हमारे साथ और तेहरान में डेवलप नहीं होती, जिसके ऊपर काफी काम हो रहा है। और उससे भी ज्यादा जरूरी मैं बार बार ये कहता हूं कि जब तक हमारी एक पूरी की पूरी मुआशरे के तौर पर इसमें एक अवेयरनेस नहीं आती और इसमें आप हर एक को अपना रोल प्ले करने की, ये नहीं है कि किसी ने वेपन्स उठाने हैं और टेररिस्ट के साथ लड़ना शुरू कर देना। वो काम एजेंसीज का है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, वो करते रहेंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी। राइट। लेकिन कोई ना कोई तो कॉन्शियसनेस ऐसी होनी चाहिए, और वो मेरा सिंपल फार्मूला है कि चाहे वो गांव है, चाहे वो एक छोटी सी बस्ती है, कराची के मुजाफात हैं, बड़े शहर हैं, तो हर शहरी को, हमें 20 साल से ज्यादा हो गए हैं इस वॉर में, ये जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए कि एक घर अपने राइट पे, एक घर अपने लेफ्ट पे, अगर कोई मसाजिद हैं इलाके में, अगर कोई मदारिस हैं इलाके में, तो वहां जरूर ये नजर रखनी चाहिए कि कोई अजनबी जो आ रहे हैं वो कौन लोग हैं, वो किस उम्र के लोग हैं, उनका हुलिया क्या है, वो क्या करते फिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई रोल प्ले करके कोई इतला देनी चाहिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। हर जगह शहरों में भी यूनिवर्सल नंबर्स हैं जहाँ पे कभी कोई किसी की आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होती। कराची के बारे में तो मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कराची का रेंजर्स का और कोर का भी, कि वहां जो रेंजर्स मददगार है या पुलिस वालों का जो नंबर है, आप मुझे बता दें कि जब से कराची ऑपरेशन शुरू हुआ 2013 से, कभी किसी ने उस पर इतला दी हो, किसी शहरी ने, मर्द या औरत ने, कभी उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई है? तो इस कॉन्फिडेंस को ज़हन में रखते हुए, एक इत्मीनान के साथ इसमें सबको एक रोल प्ले करना चाहिए। ठीक, राइट। नाउ एक्सपैंडिंग द डिबेट फर्दर, मैं कुछ इंटरनेशनल मौसू जो तेहरान वाशिंगटन पीस डील के हवाले से है। जंग तो ख़त्म हो गई, MOU पे चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं। तेहरान ने और ओमान ने जो है हॉर्मुज़ कमेटी का पहला इजलास भी कर लिया है, मैकेनिज़्म डिस्कस हो रहे हैं वहाँ पे, साथ साथ वायलेशंस भी सीज़ फायर की जा रही हैं एज़ पर तेहरान, अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से। सो व्हाट डू यू सी द फ्यूचर? सर अभी मुलाकात करने पे तो वो राज़ी हो गए हैं नेक्स्ट वेन्यू पे। सो व्हाट डू यू सी द फ्यूचर कि 60 डेज़ में फाइनल डील रीच अपॉन हो जाएगी या इसमें कोई मज़ीद डिले भी आ सकता है? मेरा ख्याल है शायद 60 डेज से ज्यादा टाइम। बुनियादी तौर पे इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद दोनों पार्टीज की जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, अपर हैंड को या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को साबित भी करना और उसको मुसलसल परसू करना, वो एंडलेस होती है। द रिक्वेस्ट फॉर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इज ऑलवेज एंडलेस। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ईरान ने जिस तरह बाकी नेशन स्टेट्स करती हैं, जब उनको मिलिट्री को इस्तेमाल करना पड़े तो वो मिलिट्री को इस्तेमाल करते हैं एक ऐसी पोजीशन हासिल करने के लिए जो बातचीत में उनको स्ट्रेंथ दे। तो मिलिट्री की एम्प्लॉयमेंट एक मीन्स होती है, एंड नहीं होती। तो मेरे ख्याल में ईरान को जो उनकी मिलिट्री थी, उन्होंने एक अच्छी मजबूत बार्गेनिंग पोजीशन दी। लेकिन अच्छी डिसीजन मेकिंग वो होती है, अच्छी पॉलिसी वो होती है जब आप एक एनेबलर को, जब उसने स्पेस क्रिएट कर दी, तो फिर उसको आप थोड़ा ब्रेक्स लगाते हैं और जो सेकंड फेज है डिप्लोमेसी का और पॉलिटिक्स का, उसको स्ट्रेंथन करके उस पर ज्यादा रिलाई करते हैं। बार बार यू डू नॉट रिवर्ट टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट। एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि ईरान कुछ ऐसी चीजें हासिल करना चाहता है जिसकी कोई किसी किस्म की भी इम्प्लीमेंटेशन की कोई एविडेंस पिछले 100 साल में नहीं है, ना सिर्फ गल्फ में बल्कि पूरी दुनिया में। तो अब वो जो चीजें हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में है, चाहे वो कंपनसेशन के बारे में है, चाहे वो कोई बायलैटरल अरेंजमेंट ऐसे चाहते हैं अमेरिका के साथ जिसमें एलाइज की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग एश्योरेंसेज हों उनके इत्तेहादियों के लिए। तो ईरान की लीडरशिप को ज़हन में ये रखना चाहिए कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि रीजन के ममालिक में भी उन डिमांड्स के ऊपर एग्री करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और अगर एग्रीमेंट होता है तो वो जो वाज़ेह पोजीशन ईरान ने ली है उस पे नहीं होगा, कुछ गिव एंड टेक पे होगा। थोड़ा उनको अपनी पोजीशंस को डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरा ख्याल है उनको चाहिए ये कि अपनी डिसीजन मेकिंग को, जो इस वक्त लग रहा है कि शायद मिलिट्री की डोमेन में है, IRGC की डोमेन में है, उसको वहां से शिफ्ट करें
और अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की तरफ लेके जाएं, अपने डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर्स की तरफ लेके जाएं, तो फिर मेरा ख्याल है कि इनको आने वाले दिनों में आसानियां पैदा होंगी, वरना इस तरह की डिस्ट्रप्शन जो पिछले 3 से 4 दिन में नजर आई, ये शायद दोबारा भी हो जाए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मोहम्मद सईद साहब प्रोग्राम में आज गुफ्तगू के लिए फॉर योर वंडरफुल एनालिसिस। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।